अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। बहुत सारी दुआएँ आपके साथ हैं, इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें। इसी तरह अल्लाह पाक आप पर अपनी रहमतें बरसाता रहे और पाकिस्तान भी हमेशा जिस मुकाम पर आज है, उसमें अल्लाह पाक हमेशा पाकिस्तान उसी मुकाम पर रहे। अपने मुल्क में अपने अवाम की खिदमत करने की इसी तरह शहबाज शरीफ साहब को भी तौफ़ीक अता फ़रमाता रहे। और इस वक़्त जो मुल्क में मसाइल हैं, उन मसाइल से मुल्क की जान भी जल्द छूटे। बहुत सारी दुआएँ मुल्क के साथ हैं। पाकिस्तान सलामत रहे ता क़यामत रहे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, हमेशा, हमेशा, हमेशा ज़िंदाबाद। आपसे गुज़ारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक शेयर करें और अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर किया करें। अच्छा, सबसे पहले तो ज़रा आपको सुहेल अफरीदी साहब ने जो अ, ज़ाहिर है उनके ज़िम्मे जो काम है, अब वो उनकी दूसरी तरफ से वो जो बंदे भर्ती किए हैं, करोड़ों रुपए उन्होंने बल्कि अरबों रुपए जेब में डाले हैं। एक-एक वज़ारत पता नहीं कितने में आगे-पीछे की थी है, तो उसको उसकी धूल को ज़रा थोड़ा-सा नीचे करने के लिए और वर्करों को एक दफ़ा फिर बेवकूफ़ बनाने के लिए, यूथियों को एक दफ़ा फिर बेवकूफ़ बनवाने के लिए इमरान खान साहब की वो बहनों की कॉलें तो वो कब से कर रही थी, लेकिन उन्होंने कहा कि इस दफ़ा कॉल पर जाएँ ताकि सारी बहस इस तरफ चल पड़े। अपना सूबा जो है वो दहशतगर्दों के हवाले करके अडयाला में इंतशार फैलाने के लिए आया, जत्थे साथ लाया, पुलिस ने 26 नंबर पर रोक लिया। तो सुहेल अफरीदी ने जिनके हमरा 26 नवंबर पर ही हैं, मोटरवे ब्लॉक कर रखी है, धरना दे दिया है। इस्लामाबाद से एयरपोर्ट की तरफ जाने वाले रास्ते पे ट्रैफ़िक का शदीद दबाव है, गाड़ियों की लंबी कतारें हैं और एम्बुलेंस भी ट्रैफ़िक में फँसी हुई हैं। रास्तों की बंदिश से शदीद गर्मी के बायस शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। शहरी सुहेल अफरीदी को नंगी डैश 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 दे रहे हैं और सुहेल अफरीदी ने पाकिस्तान तोड़ने की धमकियाँ दी। कहा कि मुझे रोक कर पाकिस्तान ताड़ने तोड़ने की कोशिश कर रहे हो, मसूफ़ सूबा तोड़ने की धमकियाँ देते हैं। मुझे ये बात समझ नहीं आई कि अगर सुहेल अफरीदी को रोक लिया गया है या सुहेल अफरीदी को रोका गया है, तो इससे पाकिस्तान कैसे टूटेगा? आप इंतशार फैलाने के लिए पाकिस्तान के दर खुलाफे में आ रहे हैं। आप इस तरह से अगर मतलब कि शर फैलाने के लिए आएँगे तो आपको रोका जाएगा और आपके रोकने को अल्लाह माफ़ करे मुल्क कैसे टूट जाएगा या मतलब कि किसी सूबे के वज़ीर आला को अगर इस्लामाबाद में घुसने से पहले आपको पता है ये इनका पुराना तरीकाकार है। परवेज़ खटक हुआ करता था इमरान खान के दौरे हुकूमत में अगर आपको याद है। तो उस वक़्त वो जिस किस्म की हरकतें किया करता था ये इन्होंने एक वतीरा बना लिया कि वहाँ से जनाब तमाम हुकूमती मशीनरी जो है ना वो इनको मुझे अब वैसे तरस आता है उन पे जिन्होंने इस दफ़ा फिर इनको 2 तिहाई अक्सरियत वहाँ पे दिलाई है क्योंकि अपने आप तो ये कर नहीं सकते, हो नहीं सकते थे। ख़ैर वो करवाने वाले पे भी बड़े इल्ज़ामात लगते हैं कि पता नहीं ये क्यों कर गया? बैठा सोच रहा होगा कि मैं ये कर क्या गया हूँ। ख़ैर एक और पेशरफ़्त हुई है और ये बड़ा अच्छा फ़ैसला हुआ है। मुस्तक़बिल में कोई किसी लड़की पर यूँ ज़बरदस्ती मोहब्बत का रोब जमाने की कोशिश नहीं करेगा। इसको नुकसान नहीं पहुँचाएगा। टिकटॉकर यूसुफ सना को बेदर्दी से कत्ल करने वाले मुल्ज़म उमर हयात को सज़ाए मौत के साथ भारी जुर्माने की सज़ा सुनाई गई है। टिकटॉकर सना यूसुफ 2 जून 2025 को इस्लामाबाद में इनके घर पर कत्ल किया गया था, जिसके बाद पुलिस और अदारों ने बरवक़्त कार्रवाई करते हुए केस के मुल्ज़िमों को 3 जून 2025 को जड़ावाला से गिरफ्तार कर लिया गया था। 2 जून को ये कत्ल हुआ था और 3 जून को ये बच्चा जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया था। 13 जून को मुल्ज़िम उमर हयात को शिनाख्त परेड हुई। बाद अज़ा जड़ावाला से मुल्ज़िम उमर हयात का दूसरा मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ, जबकि 20 सितंबर को मुल्ज़िम उमर हयात को इन पर फ़र्द जुर्म भी आयद कर दी गई थी और उसके बाद फिर आज जो है उसके खिलाफ जो है वो फैसला सुना दिया गया। इंतहाई मासूम लड़की थी, इवन कि वो 18 साल की भी नहीं हुई थी, नटखट थी सोशल मीडिया पे। वो मतलब कि ज़ाहिर है सोशल मीडिया आज की जनरेशन का एक पसंदीदा टिकटॉक और इंस्टा की रीलें हैं। वो भी बेचारी अपने फैन फॉलोइंग के साथ हँसी खेलती रहती थी। लेकिन उसके मरने पे बड़ा ही दुःख और तकलीफ वाले वो लम्हे थे कि जिसका कोई कसूर नहीं है, उस बच्ची का कोई कसूर नहीं है, ये उसकी अपनी चॉइस है। कि वो सोशल मीडिया पे है और उसको कोई आकर इस तरह से को मतलब कि ज़बरदस्ती प्यार करने वाला और वो जो नहीं माजी 18 साल की बच्ची, बल्कि 18 साल से भी कम, तो उसको आकर कत्ल कर दिया गया। तो आज ये जो हुआ है, इंसाफ हुआ है। मेरे ख़्याल में हर कत्ल का जो मुजरिम है, इसी तरह सज़ाए मौत का हकदार होना चाहिए, ताकि इसका सद्देबाब हो सके जो इस उम्र हियात ने किया। मंशियात फ़रोशी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार अनमोल उर्फ पिंकी की अदालत में पेशी पर
एसओपीज़ के खिलाफ वर्जी पर डीआईजी वेस्ट ने तहकीकात मुकम्मल कर ली हैं। डीआईजी के मुताबिक डीआईजी वेस्ट की तहकीकात में पिंकी की अदालत पेशी के मौका पर पुलिस अफसरान और एहलकारों के संगीन गफलत सामने आई है और तहकीकात के दौरान एसएसपी समेत 15 अफसरान व एहलकार जो है वो बयान रिकॉर्ड उनके दिए गए हैं। ज़राए ने बताया कि रिपोर्ट में कुछ पुलिस अफसरान के खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई की सिफारिश की गई है और ज़राए का कहना है कि आईजी सिंध और एडिशनल आईजी रिपोर्ट की रोशनी में ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला करेंगे। अनमोल और पिंकी से पुलिस एहलकारों के राब्तों का इंकशाफ हुआ है। सीटीडी के एएसआई और सिपाही को हिरासत में लिया गया और दोनों एहलकार पिंकी के साथ बाकायदा राब्ते में थे। जो मतलब कि वो जो उनको वीआईपी प्रोटोकॉल दे रहे थे और जिस तरह वो प्रोटोकॉल में अदालत में लेके आ रहे थे, वो जो पुलिस अफसरान हैं, वो बाकायदा या तो हिस्सेदार थे या फिर उनका कोई बिज़नेस में था या फिर वो जो मंथली है, कोई इस किस्म के मामलात होंगे। पिंकी जो है वो अभी तक ड्रामे कर रही है और लेकिन इस दफ़ा मुझे लगता है कि उसकी जान नहीं छूटने वाली। ज़ाहिर है कुछ तगड़ा हाथ उसके ऊपर एक नहीं है, कई तगड़े हाथ जो हैं वो पिंकी के ऊपर होंगे। पिंकी के सरबराहान जो हैं फ़िलहाल तो एक दफ़ा पीछे हट गए होंगे। ज़ाहिर है उनको पता है कि इस दफ़ा तो इस वक़्त तो पिंकी के नाम आना जो है वो एक बहुत बड़ा एक मसला है। लेकिन पिंकी जो है वो फिर पिंकी है, पिंकियाँ फिर अन्नी ते पांदियाँ ने ना खैर। आईजी सिंध पुलिस जावेद आलम ओडू का कहना है कि अनमोल उर्फ पिंकी के केस में बहुत सारे लोगों के सामने नाम आ सकते हैं। आईजी सिंध पुलिस जावेद आलम ओडू ने कहा है कि हुकूमत सिंध के ताउन से मंशियात के खात्मे का काम कर रहे हैं और 1000 से ज़ायद मुजरिमों को पकड़ा है। उन्होंने कहा कि मंशियात का इस्तेमाल करने वाले और बेचने वाले में फ़र्क है। जो मंशियात का काम कर रहे हैं, उन्हें नहीं बख्शेंगे, टास्क फ़ोर्स बना रहे हैं। हर शहरी का फ़र्ज़ है और मालूमात फ़राहम करेंगे। पिंकी केस के मुतल्लिक़ गुफ्तगू करते हुए जावेद आलम ओडू ने कहा कि पिंकी ज़्यादातर लाहौर में रहती थी और इस केस में कई मोतबर नाम हैं। बहुत से लोगों के नाम निकल सकते हैं, ताहम मेरी मीडिया से दरख्वास्त है कि पिंकी को ज़्यादा ज़रा मशहूर ना करो, इन्हू हीरोइन बना के पेश ना करो, क्योंकि इस पर कोई बाद में फ़िल्म ना बन जाए। कल मुस्तफ़ा कुरैशी साहब ने भी ये बात कही थी कि पिंकी जिस तरह से मीडिया जिस तरह से उसको उठा रहा है, मशहूर कर रहा है, अगर वो कल एमएनए, एमपीए का इलेक्शन लड़के वो वज़ीर भी बन सकती है। क्योंकि हमारे माशरे का कल्चर है ना ये, इस किस्म की लोगों को रंगबाज़ियाँ बड़ी पसंद आती हैं। लेकिन पिंकी पेरनी के साथ नाम तो बड़े जुड़े हुए हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। ये नहीं हो सकता कि आने वाले वक़्तों में कुछ नाम सामने ना आए। अब ज़ाहिर है जो-जो उसके साथ मिलकर काम कर रहे थे, कारोबार कर रहे थे, धंधा कर रहे थे, उनका तो अब देखें ना उसका जो शोहर है, इनके कुछ गैर मुल्की दौरे भी निकाले गए हैं। बाकू जो है वो पिंकी पेरनी गई है। हस्बैंड उसका चक्कर जो है वो ज़्यादा लगा चुका है, लेकिन पिंकी जो है वो एक ही दफ़ा मुल्क से बाहर गई है। क्योंकि ज़ाहिर है पिंकी अपने काम कारोबार की करता धरती थी, वो बैठकर नए-नए नशे इजाद कर रही थी। अपनी ही वो मतलब कि हीरोइन बनाकर पेश कर रही थी और जिस जगह पे इसने नवाब टाउन में घर लिया हुआ था, उसके आगे-पीछे ज़्यादातर स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये इसके वॉकिंग डिस्टेंस पे ही बहुत सारे इसके कस्टमर हैं और देखें कैसी बदकिस्मती है कि वो बचे-बचियाँ हैं। अब देखिए ना एक ये भी रिपोर्ट है, एक ये भी इस बारे में कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि सिंध के 2 बड़े सियासी घरानों में से मौतें हुई हैं और जो ड्रग से हुई हैं। एक की बेटी बताई जा रही है और एक का बेटा बताया जा रहा है। अब उनके नाम क्या लेने हैं, वो मतलब नाम शायद आप समझ ही जाएँगे। तो उसके बाद घेरा तंग हुआ है और उसको यहाँ से पकड़ा गया है आकर कराची से। पंजाब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन विंग ने मुलज़मा अनमोल उर्फ पिंकी की लाहौर मुंतकिली के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक तफ्तीशी टीम ने महकमा दाखिला पंजाब से मुलज़मा की तलबी की इजाज़त माँग ली है, जबकि अनमोल उर्फ पिंकी लाहौर में दर्ज 5 मुकदमात में पुलिस को जो है वो मतलूब है। पुलिस हकाम के मुताबिक मुलज़मा को लाहौर से कराची मुंतकिल करने के लिए पूरी दस्तावेज़ात जो है वो मुकम्मल करने दी जा रही हैं। पुलिस का मज़ीद कहना है कि अनमोल और पिंकी के खिलाफ गुज़श्ता 8 बरसों में 5 मुकदमात दर्ज किए जा चुके हैं। मतलब अब पिंकी जो है वो ज़ाहिर है हर गुज़रते दिन के साथ इसके बारे में आपको कोई ना कोई खबर मिलेगी अगले 5, 7, 10 दिन तक जब तक ये चीज़ें किस साइड पे जाती है। लेकिन एक चीज़ इसमें और भी ऐड कर लें, अब पिंकी को ये जो अदालत में लाने वाला मामला है ना, इसमें भी एक दरखास्त हुई है क्योंकि जी बाहर बहुत ज़्यादा मसले-मसाइल होते हैं सिक्योरिटी के हवाले से। आपको पता है 60 से 70 जिस पुलिस स्टेशन में है, इस पुलिस स्टेशन में 60 से 70 एक्स्ट्रा स्नाइपर छतों पर खड़े हैं। 2 एसएचओ स्पेशल ड्यूटी पर हैं, 1 एसपी स्पेशल ड्यूटी पे है और कुछ 60-70 जो पुलिस अफ़सरान हैं या पुलिस के जो मुलाज़िम हैं वो ड्यूटी दे रहे हैं। तो वो मतलब कि ये बार-बार लाना तो जो उनकी इसकी जो अब अगली पेशी है वो इमरान खान साहब की तरह अदालत में की जाएगी। ये जो रोज़-रोज़ बाहर आकर ड्रामे करती है, वो ड्रामे अब एनीमोर नहीं होंगे। हुकूमत पाकिस्तान ने भारतीय प्रवासों के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश में 24 जून तक की
तोसीह कर दी है। पाकिस्तान एयर फोर्स अथॉरिटी ने इस बारे में नोटम जारी कर दिया है। पाकिस्तान एयर फोर्स अथॉरिटी की जानिब से पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश से मुतल्लक जारी नोटम में बताया गया है कि भारत के रजिस्टर्ड कमर्शियल तैयारों समेत फ़ौजी तैयारों को पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद में दाखिला ममनू होगा। और नोटम के मुताबिक भारतीय एयरलाइंस के लीज़ पर हासिल करदा तैयारे भारतीय शहरियों की मलकियत या ऑपरेट किए जाने वाले जो तैयारे हैं, वो भी पाबंदी की ज़द में होंगे। भारत को अब तक अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है। पाकिस्तान के इस फैसले से भारत की एयरलाइन इंडस्ट्री मुकम्मल तौर पर तबाह हो रही है। इसमें कोई शक नहीं है, ये एक बड़ा नुकसान है जो भारत उठा रहा है। लेकिन ज़ाहिर है जब आप पंगे इस किस्म के लेंगे, आप हरकतें इस किस्म की कीजिए और फिर वो भी पाकिस्तान के साथ, तो अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो फिर पाकिस्तानियों को फिर अल्लाह पाक ऐसा मौका दे, फिर पाकिस्तानियों का जो किया हुआ है वो तो फिर दूर तक मतलब जाना पड़ता है। भारत की बात हो रही है तो मैं एक चीज़ जो आपसे शेयर करना चाहता हूँ, ये दुश्मन की सम टाइम कामयाबियाँ जो है ना उससे भी सीखना चाहिए। मैं भारत की ये जो दुनिया में आईटी है ना, इसका जो मुकाबला है ना, वो पाकिस्तान कर सकता है। लेकिन पाकिस्तानियों के बड़े मसाइल हैं। वो चाहे हुकूमत के हों, चाहे वो आम पाकिस्तानी जो है ना, ये भी इनके भी बड़े मसाइल हैं। लेकिन हम इस वक़्त पाकिस्तानियों के मसाइल नहीं कर रहे, मैं आपको 2 एक मिसाल देना चाहता हूँ कि भारत जो है वो दुनिया अभी वो भारत के वज़ीर-ए-आज़म हॉलैंड से होकर गए हैं। इटली में मौजूद थे, यूरोप का दौरा करके जा रहे हैं। यूँ ही उनके साथ जिस तरह झुककर मिलता है, तो उसकी कुछ ना कुछ रीज़न है, उसकी रीज़न है। आप जो बिज़नेस है ना, उसको लेकर दुनिया की कोई ताकत, कोई मुल्क जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। मैं आपको सिर्फ़ भारत की एक चीज़ बताना चाहता हूँ और फिर उसका फिर तकाबल आपके जो मुसलमानों का एक तगड़ा मुल्क है सऊदी अरब, उसके साथ करके दिखाता हूँ मैं कि अंदाज़ा करें कि भारत के साथ दुनिया की क्या मजबूरी है कि वो दुनिया भारत के साथ चलना चाहती है। मैं आपको ये भारत जो सन 2000 है, आज से 26 साल पहले इसकी जो आईटी की एक्सपोर्ट थी ना, वो 6 से 8 बिलियन डॉलर थी। 6 से 8 बिलियन डॉलर 26 साल पहले। 2024-25 में एक्सपोर्ट 224 बिलियन डॉलर है। जो सॉफ्टवेयर बनाकर, जो सॉफ्टवेयर कंपनी जो है वो दुनिया को एक्सपोर्ट कर रही है सॉफ्टवेयर। इसमें आपका इट, सरिया चीज़ां कोई नहीं लगदियाँ। बच्चे जो बैठे हुए हैं, कंप्यूटर पर बैठे हुए हैं, आपके जो आईटी के हब हैं, आप जो सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को मिलाकर 224 बिलियन डॉलर 2024-25 का भारत कर रहा है। अच्छा, ये जो 2000 सन था जिसमें 8 से 6 से 8 बिलियन था, ये 25 से 30 गुना ज़्यादा हुआ है। भारत की टोटल जो इनकम है आईटी से, ये डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट को अगर डाल लें तो ये 283 बिलियन डॉलर बताई गई है, जिसका बड़ा हिस्सा एक्सपोर्ट है। ज़ाहिर है इसमें 283 में से अगर आप माइनस कर लें 224 तो 50 तो उसकी अंदरूनी मुल्क जो उसकी बिलियन जो कमाई है भारत की इकोनॉमी में, लेकिन इसमें जो बड़ी है वो 224 बिलियन, वो पूरी दुनिया को, इसमें बहुत कुछ है, सॉफ्टवेयर सर्विस हाउसेज़ हैं, आउटसोर्सिंग है, बीपीओ है, क्लाउड एंड एआई सर्विस है, जिस एआई पे हम अभी जा रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी और ग्लोबल टेक सपोर्ट है और बड़ी कंपनियां जो हैं वो भी नाम लिखे हुए हैं, उसको मैं आपको क्या बताऊं। अब आ जाए जरा आप पाकिस्तान के बड़े अच्छे दोस्त और मुस्लिम दुनिया के तगड़े मुल्क के जिसकी एक्सपोर्ट ऑयल है, मैं बात कर रहा हूं सऊदी अरब की। सऊदी अरब अमीर मुल्क का समझा जाता है और उसकी जो एक्सपोर्ट है वो सिंगल एक ही चीज है, कोई और नहीं है। ना वो कोई फ्रिज बना रहा है, ना वो कोई एसी बना रहा है, ना वो कंप्यूटर बना रहा है, ना वो टेलीफोन बना रहा है, ना वो कोई गाड़ी बना रहा है, ना वो ट्रेन बना रहा है, ना वो मेट्रो बना रहा है। सिर्फ खुदा की ज़ात का दिया हुआ तेल है, वो ज़मीन से निकाल कर दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहे हैं और मैं आपको बताता हूँ उसकी जो एक्सपोर्ट है, वो तकरीबन 220 से 250 बिलियन डॉलर की है। तो इंडिया की टोटल आईटी की कमाई 200 मैंने आपको बताई थी 283 बिलियन सिर्फ आईटी की। अगर टोटल की बात करेंगे तो ये 7.5-800 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट है इंडिया की। तो यहाँ पर जो तेल से कमा रहा है सिंगल हैंडेड, जिसके जुम्मे बड़े सारे मसाइल हैं या बड़े सारे काम है, वो 250, ये 220 से 250 है बट मैं इसको 250 हूँ। तो 250 फिर भी 33 बिलियन डॉलर भारत से पीछे है हिंदुस्तान। अंदाजा कर लें कितना रज्जा हुआ मुल्क है हिंदुस्तान, लेकिन लगा हुआ है अपने तौर पे वो जो कर सकता है। तो देखें बहुत सारे पाकिस्तान की मैं नहीं बताना चाहता आपको, मतलब वो बस छड़ दो परा, रहन दो, जरूरत नहीं हैगी तन्नू पाकिस्तान दी आईटी दी। लेकिन पाकिस्तानी बहुत कर सकते हैं। दो चीजें हैं, एक तो जिसे कहते हैं ना कि कंटिन्यूपन नहीं है पाकिस्तानियों में। किथे चंगा दा लग जाए, अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए तो गोरियां नूं दा ला के बड़ा फखर समझते हैं। एक तो इससे जान छुड़नी पड़ेगी और फिर इंटरनेट और फिर हुकूमत की सरपरस्ती, ये बड़ी लाजमी है। बहुत तेजी से हम लोग जा सकते हैं, बहुत तेजी से जा सकते हैं। बिलियंस तो अभी बड़ी दूर है,
मिलियंस में हम लोग जो है वो कमाई कर रहे हैं। लेकिन अगर इसमें दोनों चीज़ें फिर मैं बता रहा हूँ कि दाँत-दप्पे से निकल जाएँ पाकिस्तानी और साथ में थोड़ा-सा वो अपना हुकूमत जो है वो जो कर रही है उसमें अगर ब्यूरोक्रेसी मैं अगर ब्यूरोक्रेसी से ना मुझे अब ज़ाहिर है पाकिस्तान आते-जाते हैं तो कुछ चीज़ें होती हैं। मैं आपको ब्यूरोक्रेसी के मैं हैरान परेशान हूँ। दिल करता है कि इस ब्यूरोक्रेसी के जो रवैये देखें छड़ दो परा दफ़ा करो पर वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने कहा है कि अपनी छत, अपना घर प्रोग्राम इनके दिल के बहुत करीब है और पंजाब के अवाम को बिला इम्तियाज़ कर्ज़े जो है वो फ़राहम किए जा रहे हैं, ताकि वो अपने घर बना सकें। उन्होंने बताया इस मंसूबे के तहत रोज़ाना 6 से 700 घरों की तामीर जारी है, जबकि 1 साल के दौरान 1 लाख से ज़ायद घर मुकम्मल किए जा चुके हैं। इसमें कोई शक नहीं है। ये 6-700 भी कम बताए जा रहे हैं। ये 1000-1500 घर जो हैं वो हर क्योंकि ज़ाहिर है अरबों रुपया मरियम नवाज़ की पंजाब हुकूमत लोगों को कर्ज़ा दे रही है और वो जो किस्तें हैं वो अरबों रुपए में वापस भी आ रही हैं। इसकी जो सबसे देखिए आप किराए पे भी घर लें तो आपका किराया 50,000 60,000 70,000 रुपया। लेकिन यहाँ पे आप जो किस्त वापस कर रहे हैं, जो आपने 25-30 लाख रुपया लिया, वो आपकी किस्त 15 से 20,000 रुपया है। अब 20,000 रुपया जो है वो किराए की निस्बत तो कम है। तो अगर आप वो 20,000 रुपया किराए के बजाय अपनी किस्त वापस कर रहे हैं और उसपे आपको सूद भी कोई नहीं है और आपका अपना घर भी बन गया, तो ये जो मंसूबा है मरियम नवाज़ का वैसे तो तमाम के तमाम मंसूबे मरियम नवाज़ के कमाल हैं, लेकिन अपनी छत, अपना घर, मंसूबा बड़ा कमाल का घर है। आपको पता है ये किसी फ्रॉडियन ने नारा लगाया था कि मैं ये सब कुछ दूँगा, लेकिन नहीं दे सके। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी मैं अपनी एक तस्वीर देख रहा था उस तस्वीर में मैं निहाल हाशमी साहब को जब मिलने के लिए गया, तो वो पीछे उनके जो मुझे तस्वीर नज़र आई, वो कायदे मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब और कायदे-आज़म की तस्वीर नज़र आई। तो मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ की जो तरबियत है, वो बता रही है कि जो सिंध का गवर्नर हाउस है। आप ये देखिए कि हर बड़ी तकरीब, हर बड़ा डे पिछले दिनों मार्का हक की बड़ी कमाल की तकरीब थी। उस तकरीब की सबसे खूबसूरत बात क्या थी कि उसमें पीपल्स पार्टी भी मौजूद थी, उसमें पीएमएलएन भी मौजूद थी, इसमें दूसरी सियासी पार्टी भी मजबूत थी और इसमें जो अब हमारे हमारे आर्मी के जो अदारे के सरबराहान हैं जो वहाँ पर बरी के भी हैं, बहरी के भी हैं, फ़ज़ाई के भी हैं सेक्टर कमांडर भी हैं, वो भी वहाँ बैठे हुए थे। और वज़ीर आला भी वहाँ पर थे और वज़ीर आला के साथ उनकी कैबिनेट के लोग भी मौजूद थे। पिछले दिनों मैं देख रहा था वहाँ पे एक एक कोई स्पोर्ट्स का कोई मुकाबला हो रहा था जिसमें एक तरफ अदाकारों की टीम थी और दूसरी तरफ बिज़नेसमैनों की थी या कोई दूसरी टीम थी। वहाँ पर बड़े आरिफ हबीब साहब भी बैठे हुए थे, सेक्टर कमांडर फिर बैठे हुए थे वहाँ पे, बहुत सारे दूसरे लोग बैठे हुए थे। फिर मैं देख रहा था कि वकीलों के साथ एक मीटिंग थी, फिर मैं देख रहा था कि आईटी वालों के साथ मीटिंग थी, फिर मैं देख रहा था कुछ बच्चों को बुलाया हुआ तो उनके साथ मीटिंग थी। ये वो तमाम चीज़ें गवर्नर हाउस में चल रही हैं लेकिन किसी किस्म के टिक-टॉक के मुकाबले नहीं चल रहा है। मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ का ये जो एक वर्कर निहाल हाशमी है, जिस तरह से वो गवर्नर हाउस का एक प्रोटोकॉल है ना, उसको लेके चल रहा है, मज़ा आ रहा है। इससे पहले वाला जो किया करता था, मैं उस पे बात नहीं करना चाहता क्योंकि हमारा वो कंसर्न नहीं था। अब ये देख उनकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से लगती नहीं थी। उन्होंने उसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए नो गो एरिया बनाया हुआ था। लेकिन यहाँ पर जो वफ़ाक का नुमाइंदा है सैयद निहाल हाशमी साहब, वो अपनी हुकूमत को भी साथ लेके चल रहे हैं, अपोज़िशन को भी साथ लेके चल रहे हैं और फिर जो बिज़नेसमैन है, फिर जो जितने भी मकतबा फ़िक्र के लोग हैं, इंतहाई प्रोफ़ेशनल तरीके से लेके चल रहे हैं और मैं इसमें जो निहाल हाशमी साहब की टीम है, उसको भी बड़ा क्रेडिट दूँगा। हमारे मानी भाई हैं, इस वक़्त वहाँ पे मौजूद हैं, खुर्रम भाई मौजूद हैं ज़ेब खान साहब हैं, उसके अलावा अशर अल्बर्ट हैं, उसके अलावा बहुत सारे दूसरे लोग हैं और ये वही लोग हैं, जिन्होंने पिछले 10 साल में निहाल हाशमी के साथ कदम से कदम मिलाकर चाया और आज वो उनके साथ हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है, बड़ा अच्छा लगता है कि ये निहाल भाई के साथ जिस तरह से आज खड़े हैं और ऐसे साथियों की ज़रूरत भी होती है। जब लीडर किसी जगह पे आता है, तो उसकी ख्वाहिश होती है उसके पुराने साथी उसके साथ हों, ताकि वो जो बुरे वक़्त में हमारे साथ थे, आज अच्छे वक़्त में हमारे साथ हों, क्योंकि अच्छे वक़्त में बहुत सारे लोग साथ में ऐसे भी जुड़ जाते हैं, जो कि फसली बटेरे होते हैं और जो अच्छे मौसम में सिर्फ़ बाहर निकलते हैं, तो उनसे ज़रा अपने लीडर को बचा के रखा जाए। बहुत सारी दुआएँ हैं निहाल हाशमी साहब आपके लिए। दिल खुश होता है, जब आपको घूमते-फिरते, आते-जाते देखते हैं। दिल बड़ा राज़ी होता है, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रखे। मेरी बहुत सारी दुआएँ आपके साथ हैं, आपकी फ़ैमिली के साथ हैं और ख़ास तौर पर जो मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, जो टीम है आपकी, उनके साथ हैं। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रखे, इसी तरह हँसता मुस्कुराता रखे। अगले व्लॉग में फिर आपसे मुलाकात होगी। बहुत सारी दुआओं के साथ पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद।